Joy. Also parliament election. Humanist Party has 5 basic principles, which of course most of you must be knowing. Bipul bhai, would you please shift a little to your left? Shift so that you will be in the center. Yeah. Yeah, right. No, you are still to the side. You have to come to the center. Yeah, that's right. बाकी लोग निकल जाएंगे तो मैं सोचा so Humanist Party is a party with difference, is a party with principles. There are 5 basic principles, and of course at the right moment we will introduce in much more detail about these 5 basic principles. Right now, today we are here to celebrate the 36th birthday of Humanist Party, and we have one small speech by Shankar Bhai, who will talk about racial discrimination, discrimination and violence starting from this kind of discrimination, racial discrimination especially. हमारे सभी मित्रों ने मुझे डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर कुछ क्लैरिटी मांगा है, मैं बोलने के लिए अभी स्टार्ट कर रहा हूं। डिस्क्रिमिनेशन माने देखो, जमीन, पानी, हवा, सूरज, चांद, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ये सबके लिए समान है। दूसरी बात है, डिस्क्रिमिनेशन जब स्टार्ट हुआ है, मैं और मेरा, जब मैं और मेरा अगर जब आता है, जब तुम और तुम्हारा आ जाता है, जब डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है, हमारा और आप लोगों का इसमें डिस्क्रिमिनेशन खत्म होता है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन करने से पहले इंसान जब कई लाखों साल पहले अगर हाथ जोड़ना सीखा, कोई देवी देवता, कोई अल्लाह, जीसस नहीं है, सिर्फ हाथ जोड़ा उन्होंने, बिजली गिरकर हम मर नहीं जाऊं इसके लिए हाथ जोड़ा, और हाथ जोड़ते वक्त और एक चीज उसी समय उसको समझ में आया है, ताकि भुना हुआ चीज खाने से टेस्टी होता है, मानना बिजली को, और उसके कारण टेस्टी भी पता चला, और दूसरा टेस्टी खाने के लिए दूसरा बिजली का इंतजार करते थे इंसान। इस तरीके से आगे चलकर अंगार खोज किया है, डेवलप होते होते लोग फार्मिंग करने चालू किए। जब नोट की आविष्कार नहीं हुआ था, बार्टर सिस्टम था, इस तरीके से विकास होते आए। लेकिन जैसा शंकर भाई एक मिनट रुकिए। शंकर भाई, आपके पीछे जो लोग खड़े हैं ना, उनको जरा हटने को कहिए। आपके पीछे लोग खड़े हैं, उनको हटने को कहिए, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में आ जाएंगे फिर। थैंक यू। शुरू करिए। जब बार्टर सिस्टम था, उस वक्त कोई भेदभाव नहीं था, सभी लोग उगाते थे, एक दूसरे को देकर चलती थी। लेकिन ऐसे समय में कोई बुरा नहीं मानना चाहिए, जो मेरा जानकारी में बता रहा हूं, जैसा आर्य आया तो इधर हिंदुइज्म आया है। जब आर्य आया है, जो महिलाओं के ऊपर जब थोड़ा कंट्रोल करना स्टार्ट किया है, मंगलसूत्र बांधना ताकि वो अपना बंदिश में रहना, और जब वही राजा बनता है तब वो 4 औरत के पास संबंध रख सकता है, लेकिन अपना औरत घर से बाहर नहीं निकलना। डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया वहां से। उसके बाद मुगल आए, मुगल भी 4 5 शादी करके औरतों के ऊपर जुल्म करना स्टार्ट किया है, वहां भी डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ। जब आर्य और मुगल में औरतों के ऊपर दबाव ज्यादा आया, उसके बाद क्रिश्चियन आए, थोड़ा समान अधिकार हुआ, लेडीज और जेंट्स ये दोनों समान है। इसलिए उन लोगों का जो न्यू ईयर और क्रिसमस आता है, फंक्शन में जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन अगर अपना मर्द पसंद नहीं है, वो दूसरा दिन को सेलेक्ट करती है औरत,
इसको डाइवर्स कर दिया और उसके साथ जीता है। देखो अच्छा, अधिक अभी ट्रांसलेशन करना है शंकर भाई, थोड़ा ट्रांसलेशन की जरूरत है। आप थोड़ा रुकिए, मैं ट्रांसलेशन दे देता हूँ। Abhi, what Shankar Bhai is saying is that so far as mankind is concerned, all the elements of nature, that is sun, rain, light, air, are all same for everyone. There is no discrimination there. Then he says, when people started growing food grains, then they started thinking in terms of me and mine. And moment they started thinking in terms of me and mine, they also started thinking in terms of you and yours. So वहां से discrimination का शुरुआत हुआ. That's what he's saying. Then he said that when, according to him, when Aryans came and Mughals came, and they had a norm of having more than one wife, then they used to keep their women at home, and that is when discrimination against women started. So ये अभी तक this is what he has narrated up till now. Go ahead, Shankar bhai. हाँ, जब उस वक्त लेडीज लोग कान में क्या बोलते हैं, पहनना, कान में गोल्ड पहनना, हाथ में चूड़ी पहनना, पैर में पायल पहनना, ये सब उनका बंदिश बांध के रखने का सिस्टम था. आज वो मॉडर्न में आ गया, उन लोग शो के लिए पहन रहे हैं. लेकिन थोड़ी देर के लिए, आज अगर ब्रिटिश नहीं आते थे, समान अधिकार अगर नहीं, मेरे ख्याल से 1700 में ये डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा ब्रेक हुआ है. उसके कारण आज मेरा लड़की उन स्कूल में पढ़ के आज पायलट बनी है. अगर वो नहीं आता है तो मेरी बच्ची इस्लाम का पायलट नहीं बन सकती थी. ट्रांसलेट करता हूँ. So he is saying, Shankar Bhai is saying that with the advent of the British rule, some of the things against women were stopped, like sati and other customs, and that is the reason why women started getting education, and because of that, some forms of discrimination have been ended because of education being given to women. ठीक है, आगे बढ़िए सर. हाँ, अभी आज सिर्फ पूरा वर्ल्ड में भेदभाव खड़ा है, खुराक और रंग. ये खुराक और रंग के कारण लोग बटे हुए. आज मक्का मदीना में खेती नहीं होता है, वहां सब्जी नहीं मिलता है, वो ऊंट का गोश्त, मच्छी, खजूर ये खा के वो जीवित रहते हैं. इसी तरह से अगर चाइना, जापान, वहां पर कीड़े मकोड़े, सुअर, बिल्ली खा के वहां जीवित रहते हैं. हमारे भारत है, भारत में जंगल ज्यादा है, हम सब्जी खाते हैं, और इसके मतलब कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. जो जो मिला वो खाए. कुरान में भी लिखा है, जब इस समय आएगा तो सुअर आप खा सकते हैं. अगर ट्रांसलेशन, So he is saying that according to the geographic region, people's dietary habits have been formed, because in the desert of Arabia there are only date trees, so they eat date and they eat the meat. Similarly, in Japan and China, they eat all kinds of animals and fish and other insects. In India, there is a lot of vegetation, so people eat vegetables. So this is just because there are different geographic conditions that people form different dietary habits. So there is no reason why we should discriminate among people on the basis of their diet. Okay. ह्यूमन बीइंग के अंदर गोरा और काला की भेदभाव. गोरा जो है वो कुछ शरीर में कमी होने के कारण गोरा हुआ है, लेकिन ह्यूमन बीइंग स्टार्टिंग में काला ही जन्म हुआ. जिससे अफ्रीका से लेके पूरा लाइन ले आ जाता हूं. अगर पानी में भी अगर कहीं पानी अगर काला नजर आता है, वहां पर समझो कि उधर गहरा है. इसलिए नेचर भी ऐसा कर दिया है, जो काला कलर को सर पे रखा दिया है और सफेद कलर को पैर के नीचे. ये समझना चाहिए. इसके मतलब भेदभाव नहीं करें, कुदरत का एक लोगों को जानकारी देने के लिए. So nature has accordingly created different forms of skin color, and it has nothing to do with who is better and who is not, who is worse. It is simply the play of natural elements.
That's how people form different colors. And even in one body, he says, your head has black hair and your soles of your feet are white. And that is simply because that is the way nature has conditioned it. आज पूरे वर्ल्ड में कोई भी किसी को भी खून देके बचा सकता है। वहां पर डॉक्टर क्या काया है ये नहीं पूछते हैं, उनका ग्रुप चेक किया जाता है। अगर ये हकीकत अगर ह्यूमन बीइंग को अगर पता चलेगा, भेदभाव खत्म हो जाएगा। Even when the doctors have to organize blood transfusion for patients, they don't look at his caste, creed, religion, etc. They only look at the blood group. And if the blood group is matching, then it doesn't matter from where the blood has come. So if this is known to everyone, then people will stop giving importance to these silly things. अगर प्लेसिंग द ह्यूमन बीइंग द सेंट्रल वैल्यू, इसको अगर समझेंगे, जो कुछ भी राय से लेके हिमालय पहाड़ तक मानव के लिए, मानव उसके लिए नहीं है। स्कूल हो, ट्रेन हो, बस हो, मोबाइल हो, जो भी हमारे लिए, हम जब उसके लिए जब गुलाम बनते हैं तब डिस्क्रिमिनेशन एकदम ज्यादा उभर जाता है। So if we give importance to natural differences like color, then we are in a way becoming slave to the nature. Actually, it should not be so. Nature has been used by human beings to fulfill their needs, and we are not slaves of nature. अगर सवाल था क्या ये सब डिस्क्रिमिनेशन ये मजहब को लेके चलना है या इसको छोड़ देना है या उसके साथ ही जीना है, लेकिन इसमें बात ये है, हमारे ह्यूमनिस्ट मूवमेंट में सिलो ने कोच किया है, सब अपने अपने धर्म को फॉलो करो, कोई एक दूसरे को नीचा मत दिखाओ और पुरानी बातों को छोड़कर नई अक्ल को काम दो। अगर मैं कुछ भी बोलूं, मेरे पर विश्वास मत रखो, तुम्हारे पास भी दिमाग है, तुम अपने दिमाग से सोच सकते हो। Now the question is whether people should give up their religion. He is saying, no, there is no need to give up your religion so long as you don't make any distinction. And in the humanist movement, we say that don't believe in us, use your own intellect, use your own head, and then come to some conclusion whether this difference is valid, not valid. So don't believe me just because I am saying it. You use your own brains. That is what the humanist movement says. दुनिया गया बाढ़ में, मुझे क्या पड़ी है, ये गुण अगर इंसान के अंदर से निकल जाएगा तो अंधविश्वास भी निकल जाएगी, तो मानव को मान्यता देना का शुरू हो जाएगा और सब अपना बेसिक फंडामेंटल के लिए सोचेंगे और सबको सब कुछ मिल सकता है। I cannot only think of myself, I have to think of the world also. And if I start thinking about myself and my world, then I will not behave in a foolish way. And then everyone can lead a better life. अगर आज की तारीख में वर्ल्ड में 800 करोड़ है, उसमें 2% लोगों के पास पैसा और पावर फंसा हुआ है। अगर वो 2% भी बिजनेस जो करते हैं, आर्म्स बनाना, अल्कोहल बनाना और डुप्लीकेट दवाई बनाना, अगर इसमें से अगर हम लोग अगर 5% अगर अच्छे लोग जागेंगे तो वो भी खत्म हो जाएगी। सबको हेल्थ और एजुकेशन मिलेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ। So आज जो 800 करोड़, today there are 800 crore people in the world, and out of these only 2% people have most of the wealth and most of the resources, and they have accumulated that wealth and those resources primarily by selling arms, ammunition, drugs, alcohol, and all kinds of medicines. If 5% people rise and oppose these forces, then we can release all the resources for the betterment of the world. अगर दुनिया में भेदभाव को खत्म करना है, एक ही रास्ता है, मैं पर्सनल अपने से बोल रहा हूँ,
वोटिंग करने के लिए 18 साल का उम्र है। अगर वैसा डबल करेंगे तो 36 साल होता है। 36 साल के लिए अगर हमारे ऐसे लोग अगर 5% अगर आने के बाद 36 साल के लिए पूरे मजहब की किताब को पैक करना चाहिए। और हमारे घर में अगर 4 बच्चे हैं, उसको जैसा इच्छा है ह्यूमन बीइंग के जैसा जीना है। अगर उनको 36 साल के बाद जो मजहब अच्छा लगता है उसको वो एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी ये डिस्क्रिमिनेशन सब खत्म हो जाएगा। So he's saying that up to the age of, we have given the right of voting at 18. Another 18 years, you don't allow him to, you don't force him to follow your religion. You lock up all your books of religion into the cupboard. Let him see the world, let him experience life. And after 36 years, when he becomes 36 years old, then let him choose his religion. If we follow this, then I don't think people will have any reason to fight. आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में जो सीलों ने जो पेन और सफरिंग कम करना और हैप्पीनेस और फ्रीडम के लिए कार्य करना, ये अगर लोगों को अगर समझ में आ जाएगा, इसमें भी भेदभाव उड़ जाएगा। If people realize that our work actually is of humanizing the world, which means overcoming pain and suffering, learning and building a new world, if people understand even this much, it will put an end to all kinds of discrimination. हम मजहब को आज ही खत्म करने नहीं बोल रहे हैं। जैसे ऐसा तुम अपनी बुद्धि को काम देंगे, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। मजहब के कारण सिर्फ नुकसान ही हुआ है। देखो, मैं आज मेरा उम्र है 63, मैं 18 साल अंधविश्वास में था और कुछ 15 साल रेशनलिस्ट बनकर था। कार्ल मार्क्स, पेरियार, अंबेडकर, इनको स्टडी किया है। उसके बाद पता चला कि उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, तो मैं कोलैप्स हो गया था, फ्रस्ट्रेशन हो गया था। उस वक्त मुझे ह्यूमनिस्ट मूवमेंट मिला। मैं आज रिलैक्स खुद समझाऊं और औरों को समझाता हूं भेदभाव क्या है। भेदभाव तुम्हारे अंदर में भी तुम्हारे फैमिली को 2 टुकड़ा कर सकता है भेदभाव। इसलिए भेदभाव खत्म करो, हिंसा खत्म करो। अगर सामाजिक कार्य करते हो तो अपना स्वार्थ मत देखो, प्लीज। ये मैं सिखा। Yeah. So when people start using their brain, it will automatically put religion out of their mind or religious hatred out of their mind, so long as they use their own brain. When I was young, I was first under the influence of tradition. Then I came under the influence of rationalists like Periyar, Karl Marx, Ambedkar. And after 18 years, I realized that even there is some kind of discrimination. Then I was introduced to humanism. And after that, I have always felt free and I have always felt at ease with everything. So this is my own experience as a humanist. जैसे कि अभी कार्ल मार्क्स का ग्रुप में 4 ग्रुप बन गया है, पेरियार का ग्रुप में 7 ग्रुप बन गया है, अंबेडकर का ग्रुप में 10 ग्रुप बन गया है। और जब इन लोग अगर यूनाइट नहीं होता है तो कितना भी अच्छा बात करके कोई फायदा नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन का जिम्मेदार इन्हीं लोग बन जाते हैं। अगर गलत तो गलत कर ही रहे हैं, लेकिन अच्छा का चेहरा नकाब पहन के गलत करना वो सबसे बेकार है। So even in these groups which were supposedly progressive, they have had many factions, whether it is Marxists, Ambedkarites, or Periyar. And many people try to do good, but if they are only wearing the mask of doing good, then that is a dangerous thing. आज की तारीख में मैं जिनको भी अपना सिंबल जो बताता हूँ, शांति, सत्य और आनंद, उस सामने वालों हाथ तो कर देता है, लेकिन उसको बोलता भाई मैं बोला करके आप बात मत करो, इसका मीनिंग समझो। जब मीनिंग जब समझाता हूं मैं, शांति, शक्ति और आनंद सबको मिले, वो फिर मुंह खोल के सुनता है। फिर मैं बोल रहा हूँ आज की तारीख में दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोगों को भी दिमाग में शांति,
शरीर में शक्ति, मन में आनंद वो मिले, इसके लिए हम काम करें। शांति, शक्ति और आनंद सबको। So he is ending his speech by saying that when I do the symbol, people ask me what does this symbol stand for? So it stands for peace, force, and joy. So peace in the peace in the head, and force in the body, and joy in the heart. So he is saying that I am wishing all of you peace, force, and joy. Thank you, Shankar Bhai. Thank you very much. Any questions from our friends? Any questions from our friends? I have one question. No questions. No, Mr. Jose No. wants to ask a question. Mr. Jose. Thank you, Raj. The birthday celebration, we just want to take part in that. I did not know the agenda. So it's a good event, happy event, it's a keynote speech, that's all, no? Okay. But what happened to the party till, see, you said you started in 1984. What happened there? What were the activities? Okay. Why we are so weak? Is there any Right. constitution of the party? Yes. Registration? Vipul Bhai will answer that question. Vipul Bhai is going to answer that question. Sorry, can you repeat the question? Question is, what happened to the party when it was established in 1984? What has been its contribution over the years? Yeah, that's it, exactly. You can look at this from different point of views. One point of view is what benefits we derived by starting a party and contesting various elections during all these years and working in the environment. If you look at it from a very narrow point of view, maybe this is we call it as something more than a party. What is that something more than a party? First of all, Humanist Party is the only party which not only has ideology and a clear way of working, but also a clear-cut program for personal transformation, simultaneously working to transform the world. Now, is English okay with everybody? Okay, fine. Yours is English Yes, okay? please. Yes, please. Go ahead. You speak. Starting in 1984, I will share my personal experience, or rather my view of looking at it is that we actively worked in base councils in various areas, especially say, I will tell you about the Mumbai part, that in Mumbai we had various base councils and they were working to solve local problems. We contested various elections, not just to win these elections, but also to create our influence. And if you look at it from the point of view of हम ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जो शायद उतनी मजबूत नहीं है, जो इतनी डेकोरेटेड नहीं है, जो इतनी अच्छी नहीं दिखने वाली है, पर वो सही दिशा में जा रही है. We are in a party, maybe in terms of number of members, in terms of what we have done, that we can tell people that we have done this and that and all. From that point of view, probably how many elections somebody will say you contested and how many you won. Maybe we didn't win any, but we are in the right direction with the right principles. Say for instance, today which party has proposed
law of political accountability, that politician should be accountable, and if he does not fulfill the promises, he has no right to continue. Similarly, which party has internal democracy? Which party has clear-cut stand on how one should work? So from that point of view, if you see the party, what is that something more than a party? We have been working today in various states. Of course, the contribution of each member in different phases has gone into this direction. Sorry, just a second. The contribution has gone into this direction where today we have the right people. Maybe they are not the most resourceful people, they are not the more known people, but they are the right kind of people. So this is what I understand is the difference that we are making to the world. Maybe it will take time because we don't have that kind of resources. Today, the political parties are run by money power or gun power, whereas we believe in people's power. And we are working in that direction to create that people's power. I don't know whether I have answered according to what was there in your mind. Actually,